2014 में AJWA के सपोर्ट और इनकरेजमेंट से निरंतर ने देश में जल्द और बाल विवाह यानी कि अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज पर जो डिस्कॉर्स चल रहा था और जो काम या इंटरवेंशंस हो रहे थे उनकी एक मैपिंग की। पर इस मैपिंग में दोनों AJWS और निरंतर के लिए ये बहुत स्पष्ट था कि ये मैपिंग जो है वो एक फेमिनिस्ट नज़रिए से होगी। जैसे जैसे ये मैपिंग हुई, जिसकी झलक अभी आप तुरंत देखेंगे भी वाले हैं, तो ये भी उभर कर आया कि कैसे एक नारीवादी नज़रिया अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज जैसे व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट के मुद्दे की समझ को पूरी तरह से पलट के रख सकता है। 2015 ने हमने इस मैपिंग को एक स्टडी के रिपोर्ट में पब्लिश किया, एंड द स्टडी इज कॉल्ड अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, अ लैंडस्केप एनालिसिस। इन 10 सालों में निरंतर और AJWS के लिए स्टडी के बहुत से मायने रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि स्टडी ने हमारे फेमिनिज्म और हमारे काम को भी बहुत बदला है। हमारी खुद की जर्नी के साथ साथ इस स्टडी के और भी बहुत से सफ़रनामे रहे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, इन सफ़रनामों को फिर से याद करते हैं और इन्हें कैसे जारी रखना है उन तरीक़ों को भी सोचते हैं। साथ में थोड़ा सा जश्न भी मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत पेचीदी हैं, पर कुछ ऐसी और बातें भी करेंगे जो बहुत मज़ेदार भी हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं अर्चना को इनवाइट करूँगी और प्रणीता को इनवाइट करूँगी कि वो आए और वो आज के दिन का आगाज़ करें। अर्चना इज़ द डायरेक्टर ऑफ निरंतर एंड प्रणीता इज़ द कंट्री एडवाइज़र इन इंडिया फॉर AJWS। एज अ फेमिनिस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर AJWS बहुत ज़रूरी था ये समझना कि एक फेमिनिस्ट नज़रिए से कैसे इस मुद्दे को समझा जा सके, जिससे कि हम अपनी एक फेमिनिस्ट समझ उससे बना सकें। सो वी डिड व्हाट ऑल फंडर्स डू, which AJWS actually usually doesn't do, which was put out an RFP and said कि हमको ये एक लैंडस्केप एनालिसिस करना है और आप बताएं कि अलग अलग, तो बहुत सारे बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए। दैट्स ऑल्सो द ट्रूथ, राइट जावेद? दे वर वेरी गुड वन। बट AJWS रियली आई थिंक हमारे लिए उस समय जो प्रक्रिया आपके निरंतर के प्रपोजल में थी कि एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगा, of course secondary data को एनालिसिस करेंगे एंड key informants को इंटरव्यू करेंगे, but the idea of really going into the field and doing a primary kind of research बहुत जचा। एंड निरंतर की एक जो खासियत है कि बहुत सारी क्या 18 संस्थाएं, 7 राज्य, पता नहीं कितने KIIs से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुआ, और जो निरंतर डज रियली वेल इसकी उस सारी जानकारी को इकट्ठा करके और साथ में इतनी कूल और स्मार्ट और इंटेलिजेंट टीम बैठ करके उस सारी जो जानकारी इकट्ठी हुई है फील्ड से, लोगों से बात करके उसका मथना होता, बिलोना होता है ना, उस जानकारी से मक्खन निकालना, उसका एनालिसिस करना। That's really the strength that we wanted Nirantar to put on the findings that were coming out, that they were hearing and learning. And that's exactly what happened. और जो निरंतर का एक और उसी में खासियत है आई थिंक, वो ये है कि बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई होंगी, बोली होंगी, लेकिन उन्हें कंसोलिडेट करके एक उसमें सारांश निकालना और इतनी सरल तरीके से उसे पेश करना कि जिससे जिन जिन लोगों से वो बात निकली उन सब को ये लगता है कि ये तो हमारी बात है यार, ऑफ कोर्स वी नो दिस एंड टू गिव इट बैक टू वेयर इट्स कम फ्रॉम इन दैट वे वाज समथिंग दैट वी रियली वांटेड निरंतर टू डू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एंड सो आई थिंक वो हुआ, वो ये लैंडस्केप एनालिसिस से वो जानकारी निकली। एंड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ credit as AJWS, Manjima and Rama are sitting here, I think we saw the potential for that for us। हमारी अपनी रणनीति हमने सीखा एज अ फंडर कि हम अपनी ग्रांट मेकिंग की रणनीति कैसे करें,
हमने निरंतर के साथ में मिलके ये सोचा कि वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, 4-5 अलग अलग वर्कशॉप्स किए जहाँ पर वापस ये फाइंडिंग्स जो है वो फील्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बांटे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था कि ये एक रिपोर्ट मात्र ना रह जाए. So like across the country to try and make sure that सबके पास मिले, but also internationally. I think AJWS saw the worth of the findings as something that could be taken up into international discourses as well. And I remember Archana, you yourself, and going and really talking about the findings of the analysis to everybody. And for us, as I said, it gave us our grant making chops for 10 years. And with so many of you in the room, we had the ability to experiment, to act on, to build on, and to kind of bounce off of the learnings of this, of the landscape analysis. So that was tab, aur aaj hai ab. So now you tell us, Archana ji, what are we going to do today? थैंक यू प्रणीता. एंड हाँ, बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा था ये सारी बातें सुन के. और अभी जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भी कि ये जो जिस प्रपोज़ल की बात कर रहे थे, वो प्रपोज़ल भी डालने के लिए इन्होंने ही हमें बोला कि तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो, और हमने फिर वो किया. तो ये ट्रूली कोलैबोरेटिव था, और इसमें हमने साथ में मिलके आई थिंक जो रिसर्च का प्रोसेस था वो लंबा था और उसको ऑफ कोर्स हमने किया, लेकिन रिसर्च की फाइंडिंग से जो निकला उसको हम दोनों ने ओन किया. हम दोनों संस्थाएं उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड थी कि दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रोपोगेट, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू टेक टू द ग्राउंड एंड टेक टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बोथ एट द सेम टाइम. और दोनों ही जगह बदलने की ज़रूरत है. बड़े स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे किस तरह से फंडिंग होती है वो देखने की, रिफ्लेक्ट करने की और बदलने की ज़रूरत है. और ग्राउंड लेवल पे हमारी इंटरवेंशंस में हम युवाओं के साथ किस नज़रिए से काम करते हैं, किस आउटकम को पाना चाहते हैं, उस पे एक बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन और बदलाव की ज़रूरत थी. तो ये पूरी चीज़ों को लेते हुए ये 10 साल कब निकल गए बिल्कुल पता नहीं लगा. और इन 10 सालों की जर्नी को पलट के देखना जितना एनरिचिंग है, उतना ही मुझे लगता है आज जब मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ तो कंसर्न्स अभी भी हैं, कम नहीं हुए हैं, थोड़े बदले ज़रूर हैं, कुछ तो बदलाव आया है. मैं बिल्कुल इससे नहीं वो करूँगी कि हम जहाँ थे वहीं हैं, हम नहीं हैं. बहुत सारी तरह के बदलाव देखने में आ रहे हैं, शिफ्ट्स हुई हैं, बट शायद अभी लंबी एक जर्नी आगे और है. तो आज के इवेंट को भी हम एक लैंडमार्क के जैसे ही देखें. अभी मंजिल दूर है, हो सकता है थोड़ी और दूर हो गई हो जिस तरह से हम जिस अप्रोच से काम करने की बात करते हैं, लेकिन ये ज़रूर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे लिए और इसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि हर छोटी सक्सेस हमें और ऊर्जा देगी आगे की लंबी जर्नी करने के लिए. मैं इसको लड़ाई नहीं बोलूँगी, क्योंकि सचमुच ये लड़ाई नहीं है. ये लड़ाई हम किसके साथ ही लड़ रहे हैं. मतलब ठीक है, एक है ऐसा एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर है जिसके साथ हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो काम है इसमें हम समुदाय के स्तर पे भी बहुत गहराई से देख रहे हैं और उनके साथ हम लड़ना नहीं चाहते हैं. उनके साथ हम एक कोलैबोरेटिव काम करना चाहते हैं जिससे कि वो इन चीज़ों को समझ के बदलाव की तरफ आगे बढ़े. तो मैं ये कहूँगी ये एक यात्रा है जिसमें हम साथ में हैं, और ये एक 10 साल का जश्न ज़रूर है, बट मुझे लगता है अगले 20 साल की शुरुआत की तरह भी मैं इसको देखना चाहती हूँ. और ये जो हमारी कमिटमेंट है कि हम इस मुद्दे पे रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इसको एक तरह से रिटरेट करने की भी का भी एक स्पेस के जैसे मैं देख रही हूँ. सो आई कैन नॉट थैंक यू इनफ कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. अगले आज का पूरा दिन हम इस मुद्दे पे अलग अलग तरह की कॉन्वर्सेशन करेंगे, बट पहला थोड़ा सा टाइम हम ये स्टडी कैसे हुई, क्यों हुई, इसमें क्या यात्राएं रही हैं, क्या हम सीख रहे हैं, आज की डेट में इसकी क्या इम्पैक्ट्स हम देख रहे हैं, इसको लेते हुए और फिर आगे हम पैनल्स में जाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और फिर से बहुत बहुत वेलकम सभी लोगों का. थैंक यू.
Thank you, Archana. Thank you, Pranita. And I think my biggest takeaway from that was that Pranita called us cool. Uh, so, so moving on. तो जैसे प्रणीता और अर्चना ने कहा कि वेल द स्टडी वाज अ कोलैबोरेटिव कलेक्टिव एफर्ट, और आज का दिन भी बहुत कॉन्वर्सेशनल है, हम सब मिलजुल के बात करने वाले हैं. सो वील मूव ऑन, वील मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे. And I'm going to call Archana back again to lead us into that session. Apeksha, matlab, a whole team is going to come up over here. But to very quickly introduce this session, I think after hearing your introductions, आप में से बहुत लोगों ने स्टडी के साथ engage किया है, उसे पढ़ा है. पर जिस टीम ने स्टडी को किया था, what were they up to? What were they thinking? So we're going to hear it from that team itself. So over to that team, Archana, Apeksha, Jaya, Purnima, then Anam and Shruti as well. तो हम कैसे हम शुरू करें? मुझे लगता है हमें प्रपोज़ल से बात शुरू करनी चाहिए. जैसे पहले तो प्रपोज़ल के लेवल पे ही हमारे दिमागों में इतनी वो थी, मतलब हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि हम ये काम करना चाहते भी हैं या नहीं. और इसको लेके एक सवाल भी था कि नारीवादी संस्थाओं ने इससे पहले कभी इस मुद्दे को क्यों नहीं देखा और हम क्यों देखें. क्या ये सच में एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे कंसर्न का हिस्सा होना चाहिए. और उस टाइम और जया, मुझे याद है उस टाइम पे हम लोग काफ़ी बहस करते थे इस चीज़ को लेके, और आप कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस भी सुनाती थी. तो कुछ याद है और कुछ बताएंगी कि क्यों हमें लगा कि नारीवादी संस्थाएं इसको नहीं देख रही हैं? क्या था इसके इतिहास में? जब मैं महिला आंदोलन और बाल विवाह के रिश्ते को पलटकर देखती हूँ तो ये साफ नज़र आता है कि हमने बाल विवाह को कभी भी अपने संघर्ष में एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में शामिल नहीं किया. ये सोचते हुए मैं भंवरी को याद करती हूँ. शायद हम में से कई लोग भंवरी के बारे में जानते हैं. भंवरी राजस्थान के महिला विकास कार्यक्रम में एक गांव स्तरीय साथिन के रूप में काम करती थी. 1992 की बात है. गरीब महिलाओं के कई मुद्दों के साथ साथ भंवरी ने अपने गांव भटेरी में बाल विवाह का भी मुद्दा उठाया था. लेकिन बाल विवाह को चुनौती देने की वजह से भंवरी को एक भयंकर सज़ा मिली. उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस सज़ा में जाति का भी आयाम था. भंवरी गुज्जर जाति की थी, कुम्हार जाति की थी, और बलात्कारी उससे ऊंची जाति के गुज्जर और ब्राह्मण थे. जितनी भयंकर सज़ा भंवरी को मिली उससे भी भयंकर थी भंवरी की हिम्मत. भंवरी ने खुलकर अपने साथ हुई यौनिक हिंसा का बयान दिया. कोर्ट कचहरी में ही नहीं, गांव और शहर की सड़कों पर भी. भंवरी के साथ हुई यौन हिंसा के प्रति आक्रोश ने देश भर में एक जोरदार महिलावादी कैंपेन का रूप लिया. यही नहीं, क्योंकि भंवरी ने बाल विवाह का मुद्दा अपने काम के तहत उठाया था, उसके साथ हुई हिंसा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून का आधार भी बनी. बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी गौर करने लायक है. जिस मुद्दे को उठाने पर भंवरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो मुद्दा महिला आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाया. भंवरी को इतनी बड़ी सज़ा मिली ही इसलिए क्योंकि बाल विवाह का मुद्दा जेंडर, जाति, उम्र, यौनिकता से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक ढांचों पर टिका हुआ मुद्दा है. लेकिन महिला आंदोलन से जुड़े हम सब, और इस गिनती में मैं खुद को भी शामिल करती हूँ, उस समय बाल विवाह का ये रूप हम पहचान नहीं पाए. क्यों नहीं पहचान पाए? एक तो महिला आंदोलन ने बाल विवाह को शायद एक सरकारी मुद्दे की तरह देखा. एक ऐसा मुद्दा जो सरकार इसलिए उठा रही थी क्योंकि उसे चिंता थी आंकड़ों की, न कि औरतों और बच्चों के अधिकारों की. सरकार को फिक्र इस बात की थी कि बाल विवाह की वजह से देश की जनसंख्या, मातृ और शिशु कुपोषण और मृत्यु दर के आंकड़े बढ़े हुए नजर आए,
और अगर ये आंकड़े कम नहीं हुए तो दुनिया भर में विकास के कंपटीशन में भारत पीछे रह जाएगा। सरकार को ये भी डर था कि बाल विवाह की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पिछड़ी हुई और जाहिल संस्कृति की तरह देखा जाएगा। इस डर के पीछे एक लंबा इतिहास भी है। जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया तो वो बाल विवाह की प्रथा को भारत के जाहिलपन का एक प्रतीक मानते थे। ये सिर्फ अंग्रेज़ों और हमारी बात नहीं, दुनिया भर में जहाँ गोरे लोगों ने औरों पर राज किया उनकी भी यही मानसिकता थी। गोरों का राज तो खत्म हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दुनिया में ये मानसिकता बनी रही कि बाल विवाह पिछड़े देशों के जाहिलपन को दर्शाता है। महिला आंदोलन इस अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए और देश की सरकार की नीयत को समझती थी। शायद इसीलिए हमने बाल विवाह के मुद्दे से इतनी दूरी बनाई रखी। लेकिन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं के नज़रिए को नकारते हुए महिला आंदोलन ने बाल विवाह के मुद्दे को ही नकार दिया। साथ साथ हमने इस गहरी असलियत को भी नकार दिया कि बाल विवाह की प्रथा जेंडर, उम्र, यौनिकता और जाति की व्यवस्थाओं पर टिकी है और इस प्रथा को चुनौती देने का मतलब है इन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी चुनौती देना। एक तरफ विकास की दुनिया की नीयत का विरोध और दूसरी तरफ बाल विवाह के मुद्दे पर संघर्ष। महिला आंदोलन इन दोनों को साथ लेकर ना चल पाई। थैंक यू जया। और इस विश्लेषण ने हमें बहुत मदद की उस समय पर ये समझने में कि जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, और आगे चल के हम ये भाषा को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो भाषा चाइल्ड मैरिज की थी कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि उसमें व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं, उसमें जेंडर के सवाल हैं, जाति के सवाल हैं, यौनिकता के ढांचे उसमें बहुत रचे बसे हैं और बहुत ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए। एक्चुअली मुझे याद है हमारी बहुत सारी ये बहस भी हुई थी कि हम इसको प्रथा बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सच में सिर्फ प्रथा कह देना शायद थोड़ा हल्की बात लग रही थी इसमें। तो बहुत सारी बहसों और मशक्क़तों के बाद निरंतर ने ये डिसाइड किया कि ये है पॉलिटिकल एजेंडा और हम इसको लेंगे और इसको एक नारीवादी नज़रिए से देखेंगे और अपने नारीवादी नज़रिए से इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे इस अध्ययन के ज़रिए से। तो अब जो बड़ा सवाल हमारे सामने दूसरा आया था वो था कि इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, फिर हम इसको कैसे करेंगे कि जिससे हमें हर तरह की आवाज़ें हम सुन सकें और इसका एक ऐसा एनालिसिस कर सकें जो इसको पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने में हेल्प करे। अनम, तुमको याद है हमने कितनी बहस की थी मेथडोलॉजी को लेकर और फिर जो हमने एक तरीका निकाला था इसमें थोड़ा जी, थैंक यू सो मच अर्चना और जया कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करने के लिए। हमारी जो रिसर्च मेथडोलॉजी थी, जैसे कि अर्चना ने बताया, उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया और फाइनली हमने उसको 5 हिस्सों में देखा। तो सबसे पहले जो मौजूदा रिसर्च थी उसको पढ़ा इस टॉपिक को लेकर और जो भी मतलब एकेडमिक दुनिया में क्या बातें चल रही थी, बाकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस पे काम करा है, तो उस तरीके का एक शुरुआती हमने इस पे थोड़ा हमारी रीडिंग शुरू हुई। उसके साथ साथ हमने एक्सपर्ट्स को अप्रोच किया जो अर्ली और चाइल्ड मैरिज पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और ये रीडिंग करके और एक्सपर्ट्स के साथ बात करके हमारा खुद का एक थ्योरी ऑफ चेंज बना, जिसके बारे में बाद में चर्चा होगी। और ये जो थ्योरी ऑफ चेंज था, ये हमारे जो नारीवादी सिद्धांत हैं और निरंतर का खुद का जो काम था अभी तक कम्युनिटीज़ में, तो आई थिंक इन सब को मिक्स कर और एक
इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बनाकर अर्ली और चाइल्ड मैरिज पर एक थ्योरी ऑफ चेंज हमने क्रिएट करा। और इसके बाद हम फील्ड में गए, हम सब, और हमने 8 स्टेट्स में करीब 19 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट करा। और उनके उसके अलावा हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, और मैं उन कुछ स्टेक होल्डर्स को टच अपॉन करके थोड़ा उसमें से जो मेन टेक अवेज थे वो अभी शेयर करना चाहूँगी। तो हमने युवा लड़कियों के साथ बात करी, और उन्होंने शेयर करा कि किस तरह से हम जो एक अर्ली और चाइल्ड मैरिज को देखते हैं और हम उनकी उसमें अटोनमी नहीं देखते हैं, और एक तरीके का हम सोचते हैं कि उन पे काफ़ी ओप्रेशन है और वो खुद के लिए अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। तो वो हम कह सकते हैं काफ़ी हमारे मिसकंसेप्शंस भी थे, कुछ प्रायर अंडरस्टैंडिंग्स भी थी। लेकिन जब हमने इन लड़कियों से बात करी तो उन्होंने कुछ लोगों ने शेयर करा कि कैसे वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब वो शादी करेंगी और अपने इन लॉज के यहाँ जाएंगी तो वो वहाँ अपनी तरफ से एक नेगोशिएशन कर सकती हैं पढ़ाई को लेकर या काम करने को लेकर। तो उनका ये कहना था कि हम पढ़ाई और काम को और शादी को एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं देखते हैं, हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो उनके लिए शादी एक स्पेस बना वो नेगोशिएशन करने के लिए। हमने जब फैमिली से बात करी, वहाँ से ऑफ कोर्स एक अलग पर्सपेक्टिव आया। उन्होंने ये शेयर करा कि उन्हें डर था कि उनके जो बेटियां हैं वो शायद अपनी चॉइस से भाग के शादी ना कर लें। तो उनके लिए वो चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज एक माध्यम था उस चीज़ को कंट्रोल करने का। उसके साथ साथ हमने सेक्स वर्कर्स यूनियंस के साथ बात करी, जहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव सामने आया। उन्होंने बताया कि कैसे काफ़ी ट्रैफिकिंग होती थी अंडर द गाइज ऑफ अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज। लेकिन उसके साथ साथ जो सेक्स वर्कर्स थे यूनियन के, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ ट्रैफिकिंग हुई और हम सेक्स वर्क में आए, लेकिन यहाँ हमको एक अपनी खुद की पहचान बनाने का मौका मिला, एक खुद अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेने की ऑटोनॉमी मिली, और एक हम खुद अपना पैसा कमा रहे थे और अपनी खुद यहाँ फैमिली और कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे। तो एक तरह से उनका एक हम देखते हैं कि यहाँ एक एम्पावरमेंट उनका हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था हाईलाइट करने के लिए। और लास्टली मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी इंटरेक्शन किया था जो फ्लड प्रोन एरियाज में काम करते हैं। तो वहाँ की फैमिलीज़ की क्या रियलिटी होती थी। तो रूटीनली फ्लड्स होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, उसका मतलब है कि आप फिर कैंप्स में रहते हैं, और वहाँ और वनरेबिलिटी होती थी फैमिलीज़ की कैंप्स में रहकर। तो वहाँ बिकॉज ऑफ दैट वनरेबिलिटी और एक डर भी रहता था कि क्या हमारी बच्चियाँ यहाँ से ट्रैफिक हो जाएंगी। तो उस डर की वजह से भी अर्ली और चाइल्ड मैरिज के नंबर्स ज़्यादा हाई रहते थे उन एरियाज़ में। तो ये कुछ झलक थी हमारे इंटरेक्शन से, बट मैं मानूंगी कि ये हमारी सबसे रिच सोर्स ऑफ इंसाइट भी था। और एक लास्ट पार्ट था हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी का, जहां हमने एक 2 दिन का नेशनल कंसल्टेशन किया था, जहां हमने 38 ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया था जो अर्ली और चाइल्ड मैरिज पे काम करते हैं। और उनके लिए ये 2 डे कंसल्टेशन एक तरीके से सेफ स्पेस बना, क्योंकि उन्होंने ना कि अपने सिर्फ एक्सपीरियंसेस शेयर किए इस इशू पे काम करने के लिए, लेकिन उनके जो खुद के प्रेजुडिसेस थे या बायसेस थे या उनके खुद के जो पर्सनल चैलेंजेस थे
क्योंकि हम जब अर्ली और चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, और मेरे श्रुति और मेरे बाकी साथी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आप जेंडर और सेक्सुअलिटी के मुद्दों से भी जूझेंगे। तो उन्होंने अपने वो पर्सनल इश्यूज भी डिस्कस करे और काफ़ी फ्रीली करे। तो ये हमारे 5 मेन पार्ट्स थे रिसर्च मेथडोलॉजी के। थैंक यू। थैंक यू अनम। और जैसे अनम ने बताया कि ये मेथडोलॉजी डिसाइड होने के बाद में एक लंबा दौर चला डेटा कलेक्शन का, जहां हम दौड़े पड़ते थे, कितने स्टेट्स में गए, कितने संस्थाओं से मिले, कितने युवाओं से, उनके पेरेंट्स से, उनके पंचायतों से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हमने कोशिश की थी कि जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो सके, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस काम में, किसी ना किसी तरह से उनका एक स्टेक है, उनको इंक्लूड करें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर यानी युवा खुद, जो इस विवाह से जिन इन अ वे इन्वेस्टेड थे, उनकी आवाज़ों को ज़रूर एक तवज्जो देना चाह रहे थे। लेकिन साथ ही एक और हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसमें कि हम यहाँ पे कोशिश ये भी कर रहे थे कि जो रिसर्चर्स हैं उनकी अपनी पोजिशनैलिटी, उनकी अपनी लोकेशन और उनके जो खुद के बाइसेस हैं और क्लास कास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके प्रति भी हम कितने अवेयर रह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग जो डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व थे, हमारे खुद के अनुभव भी उसको कलर करते हैं जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं। तो ये रिसर्चर्स की जो अस एंड देम का जो बाइनरी है कि हम डेटा कलेक्टर्स हैं, आपसे डेटा ले रहे हैं और अब हम एनालिसिस करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक इस बाइनरी को तोड़ने की बहुत एक कोशिश हुई थी, जद्दोजहद थी, इतना आसान नहीं था। और ना ही हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई प्योर स्टेटस अचीव कर लिया था, लेकिन एक कोशिश ज़रूर हुई थी। और इस कोशिश की एक झलक श्रुति आप बताएंगे कि कैसे हमने इसको ब्रेक करने की एक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड। श्रुति। तो फेमिनिस्ट रिसर्च में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है। चाइल्ड मैरिज पर रिसर्च करने की शुरुआत का भी हमारे लिए यही मतलब था। हमारा प्रयास था कि हम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी के ज़रिए फील्ड जो कि रिसर्चर की ज़िंदगी से परे है और रिसर्चर जो कि चाइल्ड मैरिज या फिर कहें मैरिज के मुद्दे से परे है, इसकी बाइनरी को तोड़ना था। हम शहरी BA MA पास अंग्रेज़ी बोलने वाली यंग ओल्ड अक्रॉस जनरेशन्स की महिलाएं मैरिज के इंस्टीट्यूशन के साथ उनका क्या रिश्ता है, इसको समझने के लिए हमने एक ग्रुप डिस्कशन आयोजित किया था निरंतर में, जिसमें हमारे काफ़ी पीयर्स भी जुड़े थे। उस ग्रुप डिस्कशन में जब हमने अपनी ज़िंदगी पर रिफ़्लेक्ट किया तो ये निकल कर आया कि हालांकि हमारी जो क्लास प्रिविलेज है उसके चलते हमें 18 की लीगल एज से पहले शादी के लिए परिवार ने फोर्स नहीं किया, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद परिवार और समुदाय की अपेक्षा सबसे पहले होती है कि एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से सही उम्र में शादी हो जाए। अगर देर हुई तो अच्छे पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलेंगे। हाँ, लव मैरिज शायद अलाउ कर देंगे, लेकिन फिर भी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से यही मतलब है कि लड़का सेम जाति धर्म वर्ग से आता हो, लड़की से ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा कमाता हो। परिवार का प्रेशर, पितृसत्तात्मक रीति रिवाज, यौनिकता पर नियंत्रण, जाति और धर्म के नियमों से हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे थे। पार्टनर या बॉयफ्रेंड होना या किसी के साथ इंटीमेट या सेक्सुअल रिश्ता होना, वो अगर आपका शादी का एस्पिरेशन नहीं है, ये हमारे पढ़े लिखे शहरी परिवार के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था और शायद आज भी है। दूसरी चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि इंडिया जैसे देश में जहाँ फैमिली और किनशिप का मूलभूत ही शादी का इंस्टीट्यूशन है, जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी धर्म और जाति के ढांचे पर बना है, इसी से शादी की सेंट्रलिटी हमारे समुदाय में तय हुई है। जब हम शादी के सेंट्रलिटी पर सवाल उठा रहे थे तो हम किस तरह के परिवार की कल्पना कर रहे थे, ये सवाल भी हमारे सामने आया था। कुछ साथियों ने बताया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके अपने रिश्ते खुद चुने हैं, फिर चाहे वो क्वियर रिलेशनशिप्स हों या फिर फेमिनिस्ट फ्रेंडशिप्स हों।
ये रिश्ते हमें कॉन्फिडेंस या आश्वासन देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम शादी जैसे पितृसत्तात्मक इंस्टीट्यूशन में ही अपना परिवार ढूंढें। फेमिनिस्ट फ्रेंडशिप्स और कलेक्टिव्स की बात करते हुए हमें खूब ऊर्जा मिली। हुए रिश्तों की बात करते हुए साथियों ने शेयर किया कि शादीशुदा लोगों को जो काम की जगह पर एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं वो सेम सेक्स पार्टनर्स को भी मिलने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ फेमिनिस्ट विचारों से भरी थी हमारी ग्रुप डिस्कशंस। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हमारे लिए एक रिफ्लेक्टिव ग्रुप डिस्कशन तक सीमित नहीं था। हम जब भी स्टेट विजिट और डेटा कलेक्शन के बाद ऑफिस पहुंचते, टीम में खूब चर्चा होती कि हमारे जो स्टीरियोटिपिकल आइडियाज़ रहे हैं चाइल्ड मैरिज को लेकर वो कैसे चैलेंज हो रहे हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिज के नाम पर आंखों के सामने एक पिक्चर बन जाती है, एक छोटी लड़की जो जबरन शादी के बाद बहुत पीड़ित है। पर जब हमने छोटे शहरों, कस्बों, गाँवों में युवाओं के साथ थोड़ी नाप तोलकर सेक्सुअलिटी पर बात करी तो बहुत ही एक अलग पिक्चर देखने को मिली जो हम आगे की झलकियों में देखेंगे। थैंक यू श्रुति। तो श्रुति ने पहले ही कह दिया है, तो एक लंबा दौर चला डेटा एनालिसिस का। जितना टाइम हमने डेटा कलेक्शन में लगाया उससे थोड़ा ही कम एनालिसिस में भी लगाया होगा। चाय पीते पीते न जाने कितना नुकसान किया है दूध और चाय की पत्ती का। तो बहुत बहुत बहसें होती थी और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते थे और बहुत ही कम होते थे जो अग्रीमेंट्स होते थे, और जैसे ही कुछ अग्रीमेंट्स होते थे तो एक तरह से वही हमारे एनालिसिस के मोती होते थे और जिनको हम फिर धीरे धीरे हमने उनको पिरोना शुरू कर दिया। और इन्हीं मोतियों को हम फाइंडिंग्स भी कहते हैं या लर्निंग्स भी कहते हैं। हमारी खुद की लर्निंग बहुत बड़ी हो रही थी उस पूरे दौर में। और जो सबसे पहली और बड़ी चीज़ हमारे सामने उभर कर आई वो ये थी कि हम इसको कह ज़रूर चाइल्ड मैरिज रहे हैं, लेकिन अगर डेटा के संदर्भ में देखें तो एवरेज एज ऑफ मैरिज 10 साल पहले 17 की हो चुकी थी। आज के डेट में वो लगभग 20 की होने वाली है, 19 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो जिनकी शादी की हम बात कर रहे हैं वो असल में तो चाइल्ड हैं ही नहीं, वो यंग पीपल हैं। तो हमने पहला चीज़ यही किया कि हमने चाइल्ड के साथ अर्ली को जोड़ा, अर्ली एंड चाइल्ड मैरिज बोला इस लैंडस्केप एनालिसिस को। चाइल्ड मैरिज लेकिन रखा इसमें क्योंकि एक लार्जर डिस्कोर्स था जो चाइल्ड मैरिज की भाषा ही फिर भी समझ रहा था, तो हम वो भाषा से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहते थे। दूसरा जो बड़ा सवाल हमारे सामने उभर कर आया कि चाइल्ड मैरिज में चाइल्ड तो हमारे फोकस में है बट मैरिज क्यों नहीं है, क्योंकि चाइल्ड के साथ मैरिज भी लगा हुआ है और मैरिज हम सब की रियलिटी है। हम सब पैदा ही होते हैं शादी करने के लिए। तो मतलब डे वन से जिस तरह से हमारे परिवारों में शादी एक तरह का एस्पिरेशन है, तो वो सेंट्रलिटी ऑफ मैरिज जो श्रुति कह रही थी कि वो हम सब की रियलिटी है। और मुझे याद है जया जब फील्ड में गई और इन्होंने बताया कि इनकी शादी नहीं हुई तो वो मतलब उनको लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, ये रियलिटी नहीं हो सकती है। तो कितना अहम है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे, क्योंकि वो बड़ी छू गई थी, मुझे अभी भी याद है कि ये शादी आपको एक तरह की एजेंसी, एडल्टहुड देती है और एक समाज में एक तरह का स्टेटस भी देती है। और मुझे याद है एक पंचायत में बात करते हुए इवन एक आदमी मतलब हम पंचायत में ऐसे ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे और एक आदमी साथ में था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो जो वहाँ के सरपंच थे बोले, अरे इसकी बात को छोड़ दीजिए मैडम, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। लाइक शादी होना जैसे कोई लाइसेंस है कि अब आप एक वैलिड सिटीज़न हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं। और ये औरतों और आदमियों सभी पे लगभग किसी न किसी तरह से लागू थी। मैं ये 10 साल पहले की और एक रूरल एरिया की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे क्लास, कास्ट और ये वर्जन्स भी हैं, बट ये भी एक रियलिटी है। तो ये जो मैरिज के सवाल को था, इसको फिर हमने नारीवादी नज़रिए से बहुत देखा। तीसरी चीज़ जो हमारे सामने काफ़ी बड़ी निकल कर आई कि एक पूरा डिस्कोर्स था जिसमें शादियां रुकवाना ही एक बड़ा आउटकम मान रहे थे। हम ये मान रहे थे कि शादियां रुक जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा।
और शादियां रुक जाएंगी सिर्फ 18 से पहले, 18 के बाद कैसी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, वो हमारा मुद्दा ही नहीं थे। और इसमें काफ़ी एक तरह से हम देखें कि संस्थाएं, जो अनम ने भी कहा कि हमने जब संस्थाओं के साथ एक सेफ स्पेस क्रिएट किया और चुनौतियों की बात की, तो ये बहुत बड़ी निकल कर आई कि फंडर्स का भी एक तरह का प्रेशर है। शादियां ही रुकवाने के लिए अगर फंड मिल रहा है तो हम वही करेंगे। तो वो चीज़ जो थी वो एक तरह से पूरे सेक्टर को डिफाइन कर रही थी कि हमारे इंटरवेंशन का स्वभाव क्या होगा, हमारी रणनीतियाँ क्या होंगी। तो ये मतलब पंचायत, चाइल्ड फ्री पंचायत, बाल विवाह मुक्त पंचायत, एक बड़ा इस तरह के बड़े बड़े अभियान चलते थे, हो सकता है अभी भी चल रहे हों। तो और जैसे एक और बहुत बड़ा नैरेटिव होता था जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कच्चा घड़ा का नैरेटिव। वो एक ऐड भी आता था ना उस तरह से, वो पानी डालो कच्चा घड़ा है मटका टूट जाएगा। तो ये जो इस तरह के नैरेटिव और इस तरह का एक लैंडस्केप था उस समय पे, जिसको हमने बहुत एक तरह से करीबी से देखा कि किस तरह से क्योंकि हम इन चीज़ों को ढांचागत व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसको एक प्रैक्टिस के लेवल पे देख रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रैक्टिस रुकवाने के स्तर पे ही काम भी कर रहे हैं। और एक जो चीज़ बहुत बड़ी थी कि ज़्यादातर डिस्कोर्स जो था वो एडल्ट्स को क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या सही है, क्या होना चाहिए, वहाँ से गढ़ रहा था। हम लोग जो डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करने वाले लोग थे और हम सब ज़्यादातर एडल्ट्स, हम डिफाइन कर रहे थे कि क्या सही है युवाओं के लिए। युवाओं की आवाज़ें इसमें नहीं सुनाई पड़ रही थी और वो क्या चाहते हैं, खासकर जो उनकी इच्छाएं, ख्वाहिशें और उनको इन शादियों से परहेज़ है नहीं है, वो क्या चाहते हैं, वो उतना नहीं आया था। तो यहाँ पे हमने युवाओं की बातों को बहुत गौर से सुनने की कोशिश की। और जया, आप थोड़ा सा बताएंगी किस तरह की आवाज़ें उस वक्त हम सुन रहे थे? तो एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन वो युवाओं की बात नहीं, वो जो पेरेंट्स हैं उनकी बात, लेकिन उससे क्या जाहिर होता है युवाओं के बारे में। तो मेरा शायद वो पहला फील्ड विज़िट था ये मैपिंग का, और उदयपुर ज़िले के गांव में मैं गई थी, और वहाँ पर जो गांव के आदमी लोग थे उनके साथ मीटिंग थी। और हमारी मेथडोलॉजी में हम लोग याद है ये कोशिश करते थे कि जो यंगर लोग हैं रिसर्च टीम के, वो यंग लोगों से बात करें, और जो ओल्डर लोग हैं वो ज़्यादा जो माँ बाप एट्सेट्रा लोगों से बात करें। तो ये जो मीटिंग थी, FGD था, इसमें एक जो पार्टिसिपेंट थे वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे, और उन्होंने बोला कि काफ़ी परेशानी चल रही है आजकल। तो जब मैंने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम तक पता चल गया था कि उनकी बेटी की शादी हो गई है, जल्दी शादी कर दी थी। और तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि उसने एतराज़ किया या वो भाग के किसी के साथ शादी की, वो तो आपने ही अरेंज की थी शादी, और शादी तो हो गई, तो अब चिंता किस बात की है। तो उन्होंने बोला कि वो रात भर उस लड़के से बात करती है, अभी तक गौना नहीं हुआ है। गौना मतलब शादी के बाद कुछ साल बाद जब लड़की जाएगी ससुराल, और गौना नहीं हुआ है और बीच में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। तो ऊंच नीच वाली बात से तो हम परिचित थे ही, लेकिन जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया कि ये जो फादर है, इसकी ये जो चिंता है कि लड़की की खुद की कितनी इच्छा है, वो 18 साल की नहीं है, लेकिन उसकी कितनी एक उत्सुकता है कि कब मेरा गौना होगा और कब मैं अपने पति के पास जाऊंगी। तो एक तरफ ये एक्साइटमेंट और ये एक सेक्सुअलिटी का इजहार डायरेक्टली उससे नहीं, लेकिन उसके पिता के चिंता से जो कम्युनिकेट हो रहा था, ये बेसब्री से इंतज़ार एक तरफ, और दूसरी तरफ जो दिल्ली में मुझे याद है कि एक मीटिंग में मैं गई थी उस फील्ड विजिट से पहले, वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की एनेक्सी में एक मीटिंग हुई थी, और वहाँ पर एक इंटरनेशनल NGO की कोई औरत महिला थी,
वो बार बार सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं, वो बार बार ट्रॉमा की बात कर रही थी कि कितना सदमा महसूस होता है यंग लोगों को ये बाल विवाह के मसले में। तो मेरा तो दिमाग ही फिर गया कि एक तरफ ये ट्रॉमा वाली बात और दूसरी तरफ ये बेसब्री से इंतज़ार शादी का। तो ये मैं एक मेरा अपना पहला फील्ड विजिट का वो शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू जया। और ये भ्रम मेरा भी बहुत टूटा था, मतलब आई थिंक क्योंकि एक तरह की कास्ट क्लास प्रिविलेज से आते हैं और एक तरह का फेमिनिस्ट वो लेकर आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, सभी लोग शादी को सिर्फ अपोज ही कर रहे हैं और हर एक की जो जल्दी शादी हो रही है वो उनके ऊपर दबाव ही है। तो वो बहुत मिथ मेरा भी टूटा था। और श्रुति, आपको याद है कि कुछ ऐसी बातें जो आपने सुनी हो यंग लोगों से जिससे आपके भी कुछ ऐसा प्री कंसीव्ड चीज़ें टूटी हों? तो मैं 2 स्टेट्स के फील्ड विजिट के लिए गई थी, एक राजस्थान और एक बंगाल। और वहाँ पर जब हम अनमैरिड यंग पीपल से बात कर रहे थे तो बहुत क्लियरली ये था कि हाँ, उनके लाइफ में कंट्रोल है। पेरेंट्स जो हैं बहुत कंट्रोल करते हैं लड़कियों के लाइफ में कि वो कहाँ जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है कि वो किससे बात कर रहे हैं। और ये सब पेरेंट्स की बातों से भी निकल कर आ रहा था कि मोबाइल फ़ोन ने तो युवाओं को करप्ट कर दिया है अभी। लेकिन जब हमने मैरिड यंग वुमेन से बात करा तो हम यही सोच रहे थे कि जो मैं कह रही थी पहले कि जो हमारी एक दिमाग में पिक्चर थी कि बहुत ही ज़बरदस्ती शादी करी होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो फिनोमिनन नहीं था। आई थिंक जो ज़्यादा निकल कर आया वो ये था कि जहाँ पर अरेंज्ड मैरिज हुई है और वो फैमिली प्रेशर उस तरीके से इतना ऑब्वियस या इतना ओवर्टली नहीं था, तो उसमें हम जब बात कर रहे थे आई थिंक सेक्सुअल डिज़ायर्स का एस्पेक्ट उन्होंने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ शेयर किया कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर्स एक्सप्लोर करना। और एक तरह से ये साफ लग रहा था कि शादी ही एक लेजिटिमेट स्पेस है जहाँ आप अपनी चाहतों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस कंट्रोल है और कंपेनियनशिप ढूंढने के लिए शादी ही एक ज़रिया है, तो वो एक तरह से हमको वो क्वेश्चन कर रहा था कि जो हम समझ रहे थे चाइल्ड मैरिज को, और जो बाकी लोग भी जो स्टेट कह रहा था कि चाइल्ड मैरिज रुकवाना है, कि हम कानून के ज़रिए लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं कि आपको चाइल्ड मैरिज नहीं करना। तो कहीं ना कहीं उनसे बात करके वो सब जो पूरा जो नेटवर्क है जिस तरह से चाइल्ड मैरिज को रोकने का, उस पर भी फिर हम सवाल कर रहे थे। और आई थिंक एक्साइटमेंट रीति रिवाजों के अराउंड भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लड़कियों को उस समय पर शायद बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है जो शायद और किसी लाइफ के पड़ाव में नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। तो कहीं ना कहीं वो रीति रिवाज जो हैं, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं पूरे सिस्टम को, वो भी देखने को मिला। थैंक यू श्रुति। अनम, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हो उसमें, जिस तरह से हम सुन रहे थे युवाओं को? इसमें युवाओं के साथ साथ एक्चुअली जो हमने बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी बात करी, तो उसमें एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो जिस तरीके के ट्रॉमा के बारे में हमने शायद सोचा नहीं था। तो वहाँ एक आई थिंक किसी की नानी थी जिन्होंने कहा था कि उनके घर में उनकी ग्रैंडडॉटर के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, and she did not know who to turn to, and I think that उस डिस्कशन में उन्होंने बोला कि एक्चुअली उनकी ग्रैंडडॉटर की शादी करवाना एक एक्चुअली सोल्यूशन था कि वो उस अब्यूजिव सिचुएशन से निकल पाए अपने नेटल होम में। तो आई थिंक दैट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट था।
और दूसरा पॉइंट जो मैं पहले मेंशन कर चुकी थी वो ये था कि आई थिंक हमारा एक जो अजम्पशन है कि एंड अजम्पशन के साथ साथ आई थिंक जो एक जनरल उस टाइम पे एक गवर्नमेंट का भी पुश था और एक नज़रिया था अर्लियर चाइल्ड मैरिज को देखने का कि अच्छा अर्लियर चाइल्ड मैरिज मत करवाइए क्योंकि बच्चियां फिर पढ़ नहीं पाएंगी या अब आगे काम नहीं कर पाएंगी। तो आई थिंक उस बाइनरी को भी तोड़ा यंग लड़कियों ने जब उन्होंने बोला कि भाई दिस शादी से हमको एक नेगोशिएशन पावर मिलता है जहां हम अपने इन लॉज के घर जाके बोल सकते हैं कि हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट वन और द अदर, इट इज़ बोथ फॉर अस। तो आई थिंक वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसाइट था हमारे लिए। थैंक यू अनम। और हाँ, इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत बात करते थे कि कैसे ये जो मेकअप करने की, पसंद के कपड़े पहनने की, बाहर घूमने की, सिनेमा जाने की, बाज़ार जाने की जो फ्रीडम है वो शादी के बाद ही मिलती है। तो एक तरह से पेरेंट्स एज कंट्रोलर्स ऑफ सेक्सुअलिटी जब उसको हैंड ओवर कर देते हैं टू द हस्बैंड हु इज़ द नेक्स्ट कंट्रोलर ऑफ द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, वहाँ जाके जो चीज़ें अलाउड होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके एस्पिरेशन का पार्ट है। तो शादी जिस तरह से एक ट्रॉमा के जैसे हम देख रहे थे, कम से कम हमने वो रीड नहीं किया। ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शादी ही सिर्फ एक एस्पिरेशन हो सकती है या है और वो ही हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। बट हमने ये बहुत देखा कि क्योंकि कोई और टेंजिबल एस्पिरेशन का स्पेस ही नहीं है और वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये एक एस्पिरेशन बहुत बड़ा हो जाता है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा होगा जहाँ पे कि उनकी थोड़ी बेटर एजेंसी होगी, वो कुछ चॉइसेस ले सकेंगी, कुछ ऐसा कर सकेंगी जो वो करना चाहती हैं। और नेगोशिएशन पेरेंट्स के साथ जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कर पा रही थी, ये बहुत क्लियर था। और और एक जो बड़ा हमने उस समय पे देखा, और हो सकता है कि आज भी वो किसी हद तक सही हो, कि लड़कियां बहुत बड़े स्केल पे एक तरह से कोर थी या सेंट्रल थी हमारे इंटरवेंशंस का। जो भी डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में हो रहा था, हम अक्सर सिर्फ लड़कियों पे इसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और लड़कियों के ऊपर ही इसका क्या ऑपरेशन है वो देख रहे थे। बट इस स्टडी के दौरान हमें समझ में आया कि लड़के भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं और लड़कों पे भी एक तरह का इसका असर पड़ रहा है। और पूर्णिमा, तुमने आके जब ये पहली बार बात की और फिर हमने इसको जो गहराई में देखना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा बताओगी? एक्चुअली लड़कों पे बात करने से पहले थोड़ा उम्र की सत्ता को भी समझना बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक हम सब जब बात कर रहे थे शादी के बारे में, खुद भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसमें हम बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे पावर इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, पर एज एज अ एक्सेस ऑफ पावर के बारे में हम नहीं बात कर रहे थे कि एज इस पूरी चीज़ में, उम्र की जो एक सत्ता होती है वो कैसे काम करती है और वो कैसे किसी को निर्णय लेने देती है और कैसे किसी को निर्णय नहीं देती है। तो वो एकदम एज बहुत ही धुरी का काम किस तरीके से कर रहा था। और स्पेशली जब हम यंग लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि बालिग मतलब मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो शादी जैसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना शायद वो एक बहुत उम्र के दायरे में पूरा आता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में निर्णय ले रहे हैं और वैसी सत्ता उनके पास नहीं है जैसे घर के बुज़ुर्गों के पास है, और उसमें भी ज़्यादातर फादर के पास है। तो ये एक चीज़ आई थिंक हमने इसमें समझा कि ये जो उम्र की सत्ता है इसको हमें टटोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत सारी संभावनाओं से वंचित कर देती है। और जो उसमें थोड़ी बहुत उनकी अपनी एजेंसी होती है कि जब वो ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छा लग रहा है या हम अपने लाइफ के बारे में डिसीजन ले, वहाँ पे वो पूरा नकार दिया जाता है क्योंकि आप परिपक्व नहीं हैं, आप मैच्योर नहीं हैं। तो वो एक चीज़। और दूसरा मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उदयपुर में हम एक घर में बैठे हुए थे और उस जैसे जया कह रही थी कि
कुछ जो हमारे टीम में यंग लोग थे वो यंग लोगों से बात कर रहे थे और कुछ बुज़ुर्ग लोगों से, पर हम जैसे लोग जो बुज़ुर्ग भी नहीं थे और यंग भी नहीं थे वो कई बार फुटबॉल की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। तो बीच में हम बैठे हुए थे और एक तरफ पूरा माँ बाप का ग्रुप था, फिर लड़कियों का ग्रुप था और फिर कुछ लड़के भी आ गए थे। और अक्सर अभी भी हम ये देखते हैं कि जब लड़कियों के साथ कोई इंटरवेंशन करते हैं तो लड़के भी आ जाते हैं कि हमारे साथ बात क्यों नहीं हो रही है। तो ये एक लड़का था, बैठा हुआ था, बात सुन रहे थे, हम बाल विवाह के बारे में बात कर रहे थे और अचानक से उसने कहा कि आप सब लोग लड़कियों के बारे में बात करते हो, लड़कों के बारे में नहीं बात करते हो। तो हमने अपनी चर्चा वहीं पे रोक दी। उसने कहा कि कल तक मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब मेरी शादी होने वाली है, अब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी और मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? और हमें लगा कि हाँ, समझना चाहिए लड़कों पे भी, क्योंकि जब शादी होती है तो सिर्फ लड़की की नहीं होती है, एक दूसरे जेंडर के साथ भी शादी होती है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमें जेंडर नॉर्म्स और मैस्कुलिनिटी के इशू को समझने के लिए। पर वहाँ पे बैठे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो हंसने लगे और कुछ कानाफूसी हो रही थी, कुछ चुगलबाजी हो रही थी और उसमें से एक बुज़ुर्ग ने उस लड़के को कहा कि शादी करो, गृहस्थी संभालो, बीबी को संभालो, कमाओ और ज़िम्मेदार बनो। और ये हमें लग रहा था कि ये अब हम कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इस पूरी जेंडर के चीज़ों को समझने के लिए। और जब हमने और भी लड़कों से बात किया तो ये समझ में आया कि एक प्रेशर है लड़कों के ऊपर, क्योंकि वो कमा नहीं रहे हैं, उनकी उम्र छोटी है, तो पूरी तरीके से वो परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये भी एक प्रेशर है क्योंकि अब वो एक किशोर मर्द बनने की प्रक्रिया में है, तो कैसी अपनी मर्दानगी को भी कायम रख सकते हैं। तो पूरा एक प्रेशर था कि अपनी बीवी को कंट्रोल करें, और वो कंट्रोल कैसे हो सकता है? वो मार के, डांट के, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर मर्द साबित नहीं होंगे। तो वो एक पूरा एस्पेक्ट समझ में आया। और दूसरा ये भी कि बहुत सारे लड़कों ने ये भी व्यक्त किया कि उनको अपनी पत्नी के रूप में एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है अपनी बीवी के। तो वो पूरा एक द्वंद्व उनके बीच चल रहा था कि एक तरफ तो मुझे मर्द बनना है और दूसरी तरफ अपनी बीवी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना है। तो बहुत सारे तार हमें खुलते हुए नज़र आए जेंडर के, कि हमें सिर्फ लड़कियों के बारे में बात नहीं करनी है, हमें लड़कों के बारे में भी बात करनी है कि इस सब चीज़ का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। जैसी कि परंपरा है, टाइम से हम कुछ भी नहीं करते हैं और अभी भी हम बहुत लेट कर रहे हैं। और काश ये रियल वाली मीटिंग होती तो हम लंच स्किप कर देते और चाय स्किप कर देते तो और लेकिन हम जो भी अभी तक बातें हुई हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं, चाहे वो यंग लोगों की एस्पिरेशंस हों, डिज़ायर्स हों, मैस्कुलिनिटी के सवाल हों, एज के सवाल हों, इन सारी चीज़ों को हमने एक तरह से एक फ्रेमवर्क में लाने की फिर कोशिश की कि अब ये चाइल्ड मैरिज का जो लैंडस्केप है ये दिखता कैसा है और यहाँ हो क्या रहा है। और ये पूरी चीज़ को समझते हुए हमने एक टर्म इसके लिए यूज़ की, अपेक्षा क्या बोलते थे हम उसको, रूट कॉज अप्रोच। तो हमने फिर उसको रूट कॉज अप्रोच बनाई कि अगर इन मुद्दों की गहराई में जाना है और इनकी जड़ों को समझना है कि ये कहाँ से आ रही हैं, तो हमको इसको एक फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा। और अपेक्षा फिर क्या वो फ्रेमवर्क बना, ज़रा बताओ। तो एक्चुअली हम अगर कॉजेज़ पे जा रहे हैं और सिर्फ शादियां रुकवाने पर या शादी हो रही है, प्रथा है, उस लेवल पर नहीं जा रहे, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही जटिल मुद्दा है। और उस जटिल मुद्दे पे पुलिस को बुला के शादियां रुकवाने का तो गहरी चोट पे एक बैंडेड लगाने जैसा एक तामझाम था पूरा। और तो इसलिए हमने कुछ रूट कॉजेज़, कुछ 6 रूट कॉजेज़ आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें
शादी की अनिवार्यता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जेंडर के नियम कानून बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, शादी की जो पूरी एक अर्थव्यवस्था है जिसमें जो पूरी की पूरी तरीके से महिलाओं के श्रम पर निर्धारित है कि लड़की जाएगी और वहाँ पर ससुराल में काम करेगी और सारी चीज़ें, हमने समझा कि कैसे जब आपत्ति आती है, जब कोई फ्लड या तो वहाँ पर कैसे बाल विवाह का एक अलग ही रूप ले लेती है। हमने देखा कि क्योंकि पढ़ाई के और जो बाकी के सपोर्ट के संस्थान नहीं है तो इसलिए लड़कियों के पास और ऑप्शन भी नहीं होते हैं कि कहीं और जाकर अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल करे या कोई और विकल्प चूज़ करे अपने लिए। तो ये कुछ रूट कॉजेज़ हमने आइडेंटिफाई किए कि इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, हमको अगर दुनिया से बात करनी है, कहना है कि नारीवादी अप्रोच से इस पर काम करें, तो हमें एक रास्ता दिखाना होगा कि क्या होता है नारीवादी तरीके से इस चीज़ पर काम करना। तो तब हमने अपने आप के लिए और हमने सोचा कि कैसे इस पूरी चीज़ को कैसे छोटे में समझा सकते हैं। तो हमने जो अनम ने पहले भी कहा था थियोरी ऑफ चेंज, कि आप जिस तरीके से किसी मुद्दे का मूल्यांकन करते हैं, जिस प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करते हैं, उसी तरीके से और जैसे आपके उद्देश्य होंगे उसी तरीके से आपकी रणनीतियाँ होंगी, आपके अप्रोच होंगे, आपके थीम्स होंगे। तो हमने अपने आप से सवाल किया कि हमारे लिए मुद्दा क्या है, हमारे लिए सवाल क्या है। तो सबसे पहले ये आया कि शादी की अनिवार्यता एक मुद्दा है हमारे लिए, कि शादी के अलावा कोई ऑप्शंस ही किसी के लिए नहीं नज़र आते हैं। और दूसरा कि इसके साथ साथ युवा लड़कियों और लड़कों को या मतलब युवा व्यक्तियों को कोई भी सुन नहीं रहा है, उनको बस एक बच्चे की तरह देखकर उनके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें शादी का एक निर्णय है लेकिन बहुत सारे अन्य निर्णय भी है जो जिसमें उनकी भागीदारी ही नहीं है। तीसरा हमको लगा कि जो शादी का संस्था है, जो शादी की व्यवस्था है, वो बाकी हो रहे पितृसत्तात्मक मुद्दों को और जकड़ लेती है। तो आप शादी के पहले पितृसत्ता से जिस तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन शादी के बाद वो आपके आसपास और भी जकड़ी हुई आप पाते हो, तो आप लड़ने में और असक्षम महसूस कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपकी उम्र कम है तो और भी ये पितृसत्ता से लड़ने वाली चीज़ मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारे लिए मुद्दा बना कि ये अगर हम बाल और जल विवाह पर काम करना चाहते हैं तो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ हमको लगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि युवा अपनी ज़िंदगी के खुद संघर्ष कर सके, अपनी निर्णय खुद ले पाए और अपने शरीर को लेकर निर्णय खुद ले पाए और सामाजिक अवधारणाएं और नियम कानून उनके प्रति थोड़ा बदले। तो आई थिंक ब्रॉडली यही था। फिर बाद में इस पर और दूसरे सेशन में बात करें। थैंक यू अपेक्षा। और एक चीज़ जो हमने और इस पूरे चीज़ में देखी थी कि किस तरह से उम्र जो है वो हमारे डिस्कोर्स का एक ओवरवेलमिंग मुद्दा था कि इतनी उम्र से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन समुदाय में अगर हम जाएं तो उम्र उनके लिए मुद्दा नहीं थी, उनका मुद्दा था कि शादी किससे हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो उनके मुद्दे थे। तो हमारा मुद्दा और समाज का मुद्दा बिल्कुल अलग अलग थे और इनके बीच में कोई कोहेरेंस नहीं हो रही थी। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी समझने के लिए कि क्यों हम इस मुद्दे पे समाज के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि जो मुद्दा हम लेकर जा रहे हैं वो उनका मुद्दा है ही नहीं एक तरह से। तो जो श्रुति भी कह रही थी कि सही मैच भी एक बड़ी चीज़ है, और वो अगर 20 में मिले तो ठीक है, 17 में मिले तो ठीक है, 25 में मिले तो ठीक है, वो मैच करना, वो सारे जाति के वर्ग के सारे वो बना देना, वो समुदाय का बड़ा कंसर्न था। तो ये जो रूट कॉजेज़ हैं इनको समझ के और फिर अपने इंटरवेंशंस के बारे में सोचना, ये हमने कोशिश की। बट ये सारे बदलाव ग्राउंड लेवल पे तभी आ सकते थे जब फंडिंग या रिसोर्सिंग जो इस काम के लिए हो रही थी उसको भी हम थोड़ा बदल पाते। क्योंकि अगर फंडिंग सिर्फ विवाह रुकवाने के लिए होती रहेगी तो फिर वही काम चलते रहेंगे। तो इस एनालिसिस के बाद एक बड़ा हमने जो दूसरा काम किया वो था मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन फ्रेमवर्क डेवलप किया कि अगर हमें एम्पावरिंग
अप्रोचेस के साथ यंग लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं इस चीज़ के। तो हमारे फिर काम करने के या काम की सक्सेस को या उसकी सफलता को मापने के तरीके क्या होने चाहिए, और फिर वो एक फ्रेमवर्क बना। और उसके बाद अगले 10 साल हमने इन्हीं चीज़ों को लेके काम किया, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग स्तरों पे काम किया, बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे भी काम किए, लेकिन एक बहुत बड़े डिस्कोर्स के लेवल पे भी बहुत अलग अलग संस्थाओं और जो भी इसमें इन्वॉल्व एक्टर्स थे उनके साथ में काम किया। 10 साल पहले जो काम हमने शुरू किया, हमने कोशिश की आपके साथ में वो थोड़ी सी जर्नी उसकी झलक देने की। और ये ज़रूर लगता है कि जो भी हमने काम शुरू किया उसमें आप सब लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, आप लोगों ने उसके साथ इंगेज किया। और जो हमने ये कहानी 7-8 लोगों के साथ शुरू की थी, आज वो हम सब की कहानी है, हम सब उसमें शामिल हैं। और आप लोगों ने जो इसको कारवा बनाया है उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलूँगी मैं, वो रिश्ता नहीं है हमारा, क्योंकि ये हमारी साथ की लड़ाई है। लड़ाई मतलब सिर्फ हमारे स्तर पे, समुदाय के साथ नहीं। तो ये क्योंकि हमारी ये एक तरह से कलेक्टिव मिशन है हमारा, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे के लिए भी इस तरह की जो भी नए और एक्सपेरिमेंटल तरीके से अगर हम चीज़ें निकाल पाएंगे और नए कामों से जुड़ पाएंगे, तो हम हमेशा इसी तरह साथ मिलके चलते रहेंगे। ये तैयारी की हमने कोशिश की थी, उम्मीद है कि आपको हमारी तैयारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।